गुड मॉर्निंग। आज जो हम पढ़ेंगे यह 6 क्लास की एनसीईआरटी का अध्याय 5 है। इस अध्याय का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। पिछली क्लासों में हम लोगों ने अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 को समझा था और ये देखा था कि अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3, 4 से किस तरह से यहाँ से जो है यूजीसी नेट, जीआरएफ, बीपीएससी प्रीलिम्स, एसआई आदि एग्जामों में प्रश्न किस तरह से यहाँ से पूछे जाते हैं और इसे हम किस तरह से पढ़ें इस एनसीईआरटी को कि हम जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है इसका प्रयोग कर सकें। तो ये सारी बातें हम पिछली क्लासों में भी समझे और इस क्लास में ही हम जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कैसे यहाँ से प्रश्न निकाले जाएंगे, किस तरह से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं डिस्कस करता रहूँगा आप लोगों के साथ और बिल्कुल एक समझ आप लोगों के अंदर डेवलप हो जाएगी एनसीईआरटी को लेकर और इस सब्जेक्ट के व्यापकता को लेकर आपके अंदर एक समझ हो जाएगी। यदि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो आप समझें कि गाइड या किसी तरह का नोट्स पढ़कर यदि आप चाहते हैं कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामों में सफलता प्राप्त हो जाए, यह असंभव सा है। यह एक आपकी कोरी कल्पना हो सकती है कि हम पास हो जाएंगे गाइड पढ़कर। इसको आप ज़रूर पढ़ें। तो मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंटों को गाइड करता रहा लेकिन वो इस एनसीईआरटी को पूरी नहीं कर सके। मैंने सोचा कि बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव रूप से इस एनसीईआरटी को पढ़ा दिया जाए, किसी सार की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल ये पुस्तक आपके आगे रहेगी और पंक्ति एक एक पंक्ति करके और उस पंक्ति में जो विशेष चीज़ें होंगी उसको अंडरलाइन और उस पर फोकस करते हुए हम इस को पढ़ेंगे। तो आते हैं बिल्कुल अब इस टॉपिक पर सीधे कि राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य की उत्पत्ति कैसे होती है प्राचीन काल में, प्रारंभिक दौर में, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि पाषाण काल में जीने वाला मनुष्य कैसे धीरे धीरे फिर नगरों का निर्माण करता है। फिर देखते हैं कि जो लगभग आज से 1500 बीसी पहले की जो घटनाएं थी यानी लगभग 3500 बीसी में कैसे भारतीय उपमहाद्वीप में पुस्तकों का साहित्य लेखन का शुरुआत होता है और प्राचीन साहित्य ऋग्वेद थी और ऋग्वेद प्रारंभिक भारत का जो साहित्यिक स्रोत है या भारत की प्रथम पुस्तक जिसे कहें ये ऋग्वेद थी। ऋग्वेद के माध्यम से हमने ऋग्वेद में जो संवाद थे दो लोगों के बीच में, जो ये उस समय की परिस्थितियां, उस समय के राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, भोजन, वस्त्र आदि उन लोगों के विषय में बतलाती थी, जो पिछली क्लासों में हमने लोगों ने पढ़ा। महापाषाणिक स्थलों के विषय में भी पढ़ा। महापाषाणी की कब्रें, जो बड़े बड़े विशाल पत्थरों से कब्रों को ढक दिया जाता था, ये कब्रें किन किन चीज़ों के विषय में हमें ज्ञान प्राप्त बताती हैं उस समय की, कि उस समय के लोग कैसे विशाल कब्रों में रहते थे। समाज में विभेद था, कुछ कब्रें बड़ी थी, विशाल थीं, कुछ काफ़ी सामान्य होती थीं। साथ ही साथ पूर्वजन की ओर कुछ बातें भी इंगित करती हैं, जैसे कि मरने के बाद लोग अपने साथ कुछ अपने द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं अपने कब्रों में लेकर जाते थे। यानी कि उनके जो सगे संबंधी थे, उनके मरने के बाद उनसे जो वो जिन वस्तुओं का प्रयोग करते थे, जिन पशु पक्षियों से जुड़े हुए थे, उनकी मृत्यु अगर पशु पक्षियों की हो जाती तो उन्हीं के पास दफना दिया जाता। कुछ वस्तुओं का जैसे प्रयोग, अस्त्र शस्त्र आदि का प्रयोग किए होते तो पास रख दिया जाता, बर्तन के प्रयोग किए तो पास रख। ऐसा लगता कि शायद इन लोगों को इस जन्म के बाद भी इस वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती होगी, इसलिए पुनर्जन्म की तरफ ये बातें इंगित करती हैं। साथ साथ यह भी बताती हैं ये बातें वस्तुएं कि उस समय के लोग किन किन वस्तुओं का भी प्रयोग करते थे। अब आज हम ये देखेंगे कि ये जो बिल्कुल घुमंतु लोग थे, धीरे धीरे कैसे नगरों में बसे, इसके बाद से राज्य का निर्माण किया। ठीक है, कैसे जो पहले देखा हम लोगों ने कि राजा जो होते थे वो कैसे चुने जाते थे, तो सभा चुनती थी, जनता चुनती थी, जन चुनते थे राजाओं को। लेकिन कैसे 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 धीरे धीरे आगे यह
चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो गई और राजा का पद वंशानुगत हो जाता है। फिर हम देखेंगे कि प्राचीन काल में कुछ भारत में कुछ गणराज्यों की उत्पत्ति होती है, जहाँ जो है रिपब्लिक सिस्टम है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, वहाँ शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। बिल्कुल सीधे इस अध्याय पर फोकस करते हैं। देखें कि चुनाव का दिन है, ये यहीं से शुरू करते हैं। चुनाव का दिन है। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। इस माध्यम से आपको बताया गया कि शासकों का चुनाव का महत्व क्या होता है और प्राचीन काल से कैसे किस किस तरह से शासक चुने जाते थे। ये सारी का जो बातें हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अब देखें कुछ लोग शासक कैसे बने। अब पहला टॉपिक जो आपका है कि जो कुछ लोग होते थे प्राचीन काल के, वो धीरे धीरे शासक कैसे बनते हैं। देखिए, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते हैं। आप जान रहे हैं कि आज़ादी के बाद हम अपने शासकों का चुनाव जो है कैसे करते हैं, वोट देकर करते हैं, मतदान द्वारा करते हैं आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है। अध्याय 4 में हमने पढ़ा था कि प्रारंभिक दौर में जो शासक होते थे उसका चुनाव सभा करती थी। क्लियर। ऋग्वैदिक काल में शासकों का चुनाव सभा करती थी। जैसे अध्याय 4 में पढ़ा कि कुछ राज्य संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, यानी जनता और जन ये सभा के सदस्य होते थे, यही चुनते थे। परंतु करीब 3000 साल पहले, 3000 साल पहले कहने का मतलब 1000 BC के आसपास पहले राजा बनने का इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। लगभग आज से 3000 वर्ष पहले यानी 1000 BC में राजा बनने की प्रक्रिया में जो प्रारंभिक दौर में हमने देखा कि राजा जनता जो है जन द्वारा चुने जाते थे, उसमें कुछ बदलाव दिखता है, दिखाई दिया। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित होने लगे। अब यहाँ देखते हैं कि लगभग 1000 BC के आसपास राजा बनने के लिए जो कुछ लोग थे, जो ताकतवर लोग होते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ। जैसे यहाँ से प्रश्न जैसे पूछा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित है, तो राजा से संबंधित है। राजा के राज्याभिषेक, राजा के ताकत से संबंधित है। ने पूछता है कि इनमें से कौन सा यज्ञ, कई सारे यज्ञों को देता है और कहता है कि कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था या राजा को अपने शक्ति विस्तार से संबंधित था। तब देखेंगे कि अश्वमेध यज्ञ कैसा है और इसमें होता क्या था। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था। तो अश्वमेध यज्ञ, इसमें एक घोड़े को राजा के ये लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। एक घोड़ा राजा अपने सैनिकों के देखरेख में उसे स्वतंत्र छोड़ देता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। यदि ये जो घोड़ा छोड़ते थे, जो राजा अश्वमेध करने वाला, यदि उस घोड़े को कोई व्यक्ति या कोई शासक रोकता है तो इसका अर्थ यह समझा जाएगा कि वह उस राजा को चैलेंज कर रहा है जिसने अश्वमेध यज्ञ में इस घोड़े को छोड़ा है, और उस शासक को, रोकने वाले शासक को अश्वमेध करने वाले या इस घोड़ा छोड़ने वाले शासक से युद्ध करना पड़ेगा। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। बात ये समझ गए। यदि किसी राजा के क्षेत्र से वह अश्वमेध घोड़ा जा रहा है, उस राजा ने उसे रोका नहीं, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि जिस राजा ने अश्वमेध किया है वह काफ़ी ताकतवर है और उसकी अधीनता को यह स्वीकार कर लें। इसके बाद
उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यदि जिस जिस क्षेत्र से यह घोड़ा जाता और उस क्षेत्र के शासक इस घोड़ा को रोकने का प्रयास नहीं करते, उन सभी शासकों को अश्वमेध यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, अश्वमेध कर्ता राजा द्वारा। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता। इस यज्ञ को विशिष्ट पुरोहित, जो काफ़ी विद्वान समझे जाते, वो संपन्न करते। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता। इसके लिए, इस यज्ञ के लिए जो है शासक उन्हें उपहार देता था, दान देता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यानी कि आज से 1000 साल पहले जब राजाओं के बनने की प्रक्रिया में बदलाव हुआ, शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से शासक बनने लगे, उस समय जो शासक अश्वमेध यज्ञ करता उसे काफ़ी ताकतवर समझा जाता है। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। ये जो आयोजन होते थे, इसमें राजा मुख्य जो है का स्थान मुख्य होता था। उसे राज्य सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। इस यज्ञ में राजा को राज सिंहासन पर बैठाया जाता, नहीं तो बाघ की खाल पर, बाघ चर्म पर राजा बैठता, विशेष आसन पर बैठाया जाता। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। सारथी का उस समय बहुत महत्व था, क्योंकि राजा कि प्राण की रक्षा सारथी के हाथ में ही होती थी। यज्ञ के अवसर पर वह राजा, अब देखें कि यज्ञ जब होता था तो राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। ठीक है, सारथी राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अब इसी समय राजा तो यज्ञ करता, उसकी रानियां, उसके पुत्र भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। यानी अश्वमेध यज्ञ जब होता तो राजा एक विशेष आसन पर बैठता, राज सिंहासन पर बैठता, या वह बाघ चर्म पर बैठता। साथ ही साथ उसके परिवार के अन्य सदस्य, सगे संबंधी भी अलग अलग छोटे छोटे यज्ञ करते। और जो शासक, जिस क्षेत्रों से यह घोड़ा गया था, जिन शासकों के क्षेत्रों से, और उन लोगों ने इस घोड़े को पकड़ा नहीं था, तो वो सभी शासक इस यज्ञ में आमंत्रित किए जाते हैं और उनका कार्य केवल यह होता कि वो बैठकर इस यज्ञ को, इस अनुष्ठान को देखते थे। अब देखें, 20 अथवा 22 जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। अब देखिए, उस समय वैश्य के लिए, ठीक है, व्यापारी वर्ग के लिए 20 शब्द आया है। तो ये लोग उस समय उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब इसमें भी ये लगभग आज से 3000 साल पहले पीछे की घटनाएं थी। वो पुरोहित इसमें जिसको शूद्र मानते थे, उन व्यक्तियों को इन यज्ञों में शामिल नहीं किया जाता था। अब देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा हम वर्ण व्यवस्था के विषय में भी समझेंगे। इस समय उत्तर भारत में, किस समय, तो 1000 BC के आसपास, आज से लगभग 3000 वर्ष पहले, खासकर गांव यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। अब देखेंगे कि इस समय उत्तर भारत में, खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे गए। देखें कि जिस समय ऋग्वेद की रचना हुई, उस काल को हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वेद की रचना आज से लगभग कितने दिन पहले हुई थी, तो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व, यानी 1500 BC में इसकी रचनाएं हुई। लंबे समय तक इसकी रचना चली। लगभग 500 वर्षों में ऋग्वेद रचा गया। ऋग्वेद के बाद भी कुछ साहित्य रचे गए, जिन साहित्यों को हम उत्तर वैदिक साहित्य, वैदिक काल के अंतर्गत रखते हैं। और उत्तर वैदिक का काल आज से लगभग 3000
वर्ष पूर्व है, यानी 1000 बीसी में हुआ। इस 1000 बीसी में ऋग्वेद के बाद कुछ जो है पुस्तकें रची गई, जिसे जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ भी हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ रचे गए, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद थे, और साथ ही साथ कई सारी ऐसी पुस्तकें पुरोहितों ने रची जिसमें यज्ञों, अनुष्ठानों की विधियां बताई गई थी। किस तरह से यज्ञ होंगे ये बताया गया था। उस समय समाज में कई समूह थे, जिसे पुरोहित, योद्धा, जैसे प्रारंभिक समाज में जो वर्ग था, कई सारे वर्ग थे, समूह थे, जैसे पुरोहित, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले, ये सभी लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे। अब देखिए, इसमें पुरोहित और योद्धा, यह दो प्रारंभिक कालों में पुरोहित और योद्धा काफ़ी वैभवशाली, वैभवपूर्ण जीवन, लग्जरियस जीवन व्यतीत करता था। वहाँ कुछ कृषक व्यापारी धनवान थे। जैसे कुछ कृषक और व्यापारी काफ़ी पैसे वाले, काफ़ी धनवान होते थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्रहक निर्धन होते थे। बात समझ में आया? जैसे पुरोहित और जो है पुरोहित, व्यापारी, शासक उस समय जो योद्धा कहलाते थे, काफ़ी वैभवपूर्ण लग्जरियस जीवन व्यतीत करते थे। उसी में जैसे पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, भोजन संग्रह करने वाले, ये सभी लोग गरीब थे, निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। कब किया ये 4 वर्गों में विभाजित? तो आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व, यानी उत्तर वैदिक काल में, जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। जो पुरोहितों ने ये 4 वर्गों में विभाजित किया, यही वर्ण है। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। जब प्रारंभिक दौर में यह वर्ण विभाजन हुआ, उस समय सबके लिए अलग अलग कार्य थे। जैसे पहला वर्ण ब्राह्मण था, उसका काम वेदों का अध्यापन कराना। क्लियर हुआ? यज्ञ करना, ठीक है, इसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना तथा तीसरे स्थान पर विष या वैश्य होते थे। इनमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। अब देखें कि क्षत्रिय को और वैश्य को उत्तर वैदिक काल में यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्र को था। ये 4 वर्ण थे, जैसे आपने ब्राह्मण, उसके बाद से क्षत्रिय, उसके बाद से वैश्य, और अंतिम स्थान शूद्र का था, जिसका काम अन्य तीनों वर्णों की, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को यज्ञ करने, अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं प्राप्त था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। क्लियर हुआ? उत्तर वैदिक काल में ये परिस्थितियां थी। वर्ण समाज किस तरह से था, ये आपने समझा। अब हम देखेंगे कि पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। अब धीरे धीरे पुरोहितों ने कहा कि ये सभी वर्णों के जन्म का निर्धारण कैसे, जिस वर्ण में जन्म लेगा वो उसी वर्ण का। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण, माता पिता की संतान ब्राह्मण होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अभी तक प्रारंभिक दौर में वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें आपने देखा पुरोहित थे, यानी ब्राह्मण थे, योद्धा क्षत्रिय थे, वैश्य व्यापारी थे, और शूद्र। इन शूद्रों का काम तीनों वर्णों की सेवा करना था। औरतें और शूद्र जो थे वेद नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि इस 4 वर्णों के बाद अलावा कुछ दिनों के बाद समाज में एक और वर्ग उत्पन्न हुआ, जिसे अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्रहक शामिल थे। ये सभी ही इनमें में वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाना,
दफनाने जलाने का काम करते थे। इन लोगों के संपर्क अपवित्र माना जाता था। अब बात आप समझ गए। कुछ लोग अछूत माने जाते थे, जैसे शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक, ठीक है, ये अछूत थे। जैसे शवों को जलाने वाले, दफनाने वाले, इन सबको अछूत में माना जाता था कि अगर इनसे संपर्क हो तो पवित्रता नष्ट हो जाती है। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। अब देखें कि उत्तर वैदिक काल में ही, आज से लगभग 3000 साल पहले भी समाज में एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया। जो पुरोहित वर्ग अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता था, इसमें बहुत सारे शासकों ने इस वर्ग को श्रेष्ठ मानने से इनकार कर दिया। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। जैसे हमने देखा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही अनुष्ठान कर सकते थे, शूद्र नहीं। तो कुछ लोग चाहने लगे कि बाकी वर्ग भी अनुष्ठान करें। कई लोग छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। अब आप आगे देखेंगे हम कि जनपद। अब ये जनपद क्या होता था, ये समझें कि ये जनपद महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जैसे प्रारंभिक दौर में जो हम लोगों ने देखा था कि ऋग्वैदिक काल में राजा जो है किसका प्रधान होता था, तो जनों का। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जनसंख्या बढ़ी और जन से जनपद, राजनीतिक इकाई जो सबसे बड़ी हुई, उसे जनपद कहा गया और जनपद के राजा माने जाने लगे। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा नहीं, किसके, जनपद के माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती है, यानी जहाँ जन बसते हैं, यानी जहाँ लोग बसते हैं, उसे जनपद कहते हैं। क्लियर हुआ। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र में दिखाए गए हैं। जब आगे हम मानचित्र देखेंगे तो उसमें देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जनपदों की चर्चा की गई है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतिरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। याद रखिए, दिल्ली में पुराना किला, आपको याद होगा कि ये पुराना किला, इस पुराने किले का निर्माण हुमायूं ने कराया था। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर कहाँ है, मेरठ के पास है। और एटा, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक प्लेस है अतिरंजी खेड़ा। इनमें प्रमुख इसकी खुदाई हुई विस्तृत रूप से, और खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल, सरसों जैसे फसलों को उगाते थे। क्लियर। यहाँ एक बात समझे, जनपद क्या होते हैं समझा। इसके बाद पुरातत्वविदों ने कुछ खुदाइयाँ की इसी काल में। किस काल में, तो आज से लगभग 3000 साल पहले, यानी 1000 BC में खुदाइयाँ की। कहाँ किया, तो हस्तिनापुर में किया जो मेरठ के पास है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा नामक एक प्लेस है, इसकी खुदाई की। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, कई सारी झोपड़ियाँ प्राप्त हुईं, कई सारे फसलों के अवशेष प्राप्त हुए, जैसे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब देखें कि लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। अब यहाँ के जो लोग थे, यहाँ से क्या मिला, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। इनमें कुछ धूसर, कैसे थे, धूसर, और कुछ लाल रंग के होते थे। बिल्कुल याद रखेंगे कि जो उत्तर वैदिक काल में जो बर्तन मिले उसके किस रंग के होते थे, धूसर एवं लाल मृद भांड होते थे। धूसर और
धूसर मीन्स भूरे कलर के और लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों ने कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहते थे। कुछ तो होते थे कि विदाउट चित्र बने होते थे, उस पर कोई चित्र नहीं होता था, ये केवल भूरे रंग और लाल रंग के होते थे। लेकिन कुछ विशेष पात्र मिले, उन बर्तनों पर जो है धूसर भूरे रंग से चित्रकारी की गई है। जैसा कि इनमें इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के ये चित्र होते थे। ये बात आपने समझा। अब यहाँ देखेंगे कि इसके विषय में थोड़ा सा समझें कि चित्रित धूसर पात्र, ये जो है ये चित्रित धूसर बर्तन है। देखें कैसे इस पर भूरे रंग की से चित्रकारी की गई है। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ज़्यादातर किस तरह के पात्र, थाली मिली है या कटोरी मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली तरह के सुंदर और चिकने हैं। ये पतले पतले होते थे, बहुत पतला बनता था, सुंदर होता था, चिकना होता था। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। आज देखते होंगे आपके घर में कोई रिलेटिव आता है तो आपके पास बेहतर बर्तन होते हैं, बेहतर प्याले होते हैं, कप होते हैं, नए होते हैं, काफ़ी जो है चित्रित होते हैं, एट्रैक्टिव होते हैं, उसमें आप उसे चाय पिलाने का प्रयास करते हैं। साथ ही जो कुछ भोजन अगर उसे देना है तो बिल्कुल साफ़ सुथरे बर्तनों में देते होंगे जो बेहतर दिखने में लगते होंगे। तो शायद इन बर्तनों को देखने से लगता है कि इस काल के लोग इन बेहतर बर्तनों का प्रयोग अपने अतिथियों, अपने उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए करते होंगे जो समाज में प्रतिष्ठित होते होंगे या उनके लिए महत्वपूर्ण होते होंगे। अब आगे देखें कि अभी ऋग्वैदिक काल में आपने एक सबसे बड़ी संस्था जन देखा था। इसके बाद से उत्तर वैदिक काल में आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व आपने देखा कि जन से जनपद बन गए। पुनः अब जनपद ही नहीं रहेगा, अब महाजनपद बन जाएंगे। क्या बनेंगे? अब हम महाजनपदों का अध्ययन करेंगे। क्लियर हुआ? अब ये महाजनपद के विषय में समझें। पहले प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में जो राजनीतिक संस्था थी, जो सबसे बड़ी संस्था थी, जिसका प्रधान राजा होता था, उसे जन कहते थे। ऋग्वैदिक काल में आपने देखा राजा चुना जाता था सभा और जनों द्वारा। उत्तर वैदिक काल में आपने देखा कि राजा बड़े बड़े यज्ञों, लगभग 3000 साल पहले राजा बड़े बड़े यज्ञों, अश्वमेध जैसे यज्ञ करता, ठीक है, घोड़े छोड़ता और राजा बनता था। इसके बाद से यह काफ़ी शक्तिशाली हो गया। समाज में मैंने देखा वर्ण व्यवस्था आ गई, कैसे वर्ण बटे। इसके बाद से पुनः समाज जब आगे बढ़ता है तो उत्तर वैदिक काल में महाजनपदों का उदय होता है, यानी जनपद और जनपद से भी बड़े महाजनपदों का उदय हुआ। कब होता है? देखें, करीब 2500 साल पहले। 2500 साल पहले कहने का अर्थ है लगभग 500 BC के आसपास इन महाजनपदों का उदय हुआ। आज से 2500 साल पहले महाजनपदों का उदय होता है। ये आज से 35 साल पहले देखें, 35 साल पहले जन का उदय, 3000 साल पहले, आज से 3000 पहले जनपद का उदय, और 2500 वर्ष पहले महाजनपद। बिल्कुल याद रखेंगे, ये एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, यदि पूछे कि ऋग्वैदिक काल की सबसे ऊंची राजनीतिक संस्था क्या थी, तो जन होती थी। ठीक है, और जनों का प्रधान क्या कहलाता था? राजा कहलाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा किसका प्रधान होता? तो जनपद का प्रधान होता। और महाजनपद काल में राजा किसका प्रधान होता? तो महाजनपद का। क्लियर हुआ? महाजनपद दो की उदय भारत में कब हुआ? तो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, यानी 1500 BC के आसपास महाजनपदों का उदय हुआ। क्लियर, समझ में आ गई होगी बातें। तो करीब 2500 साल पहले, करीब आज से 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। क्या हुआ? कुछ जो जनपद थे अधिक महत्वपूर्ण, अधिक ताकतवर हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। उसकी ताकतवर जनसंख्या वृद्धि के आधार पर, उसके शक्ति के आधार पर इन जनपदों का जो
विस्तार हुआ और इन्हें महाजनपद कहने लगे। मानचित्र 4 में अब हम इस मानचित्र में इन जनपदों को देखने का भी प्रयास करें। कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। इस मानचित्र में सभी महाजनपद तो नहीं हैं, लेकिन कुछ महाजनपद है जिसे हम देखेंगे। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। अब परीक्षा के लिए आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है कि ये महाजनपद कहाँ हैं, पहले ये बताएं। आपसे पूछता है एग्जाम। इसके बाद पूछता है कि इन महाजनपदों की राजधानियाँ कहाँ थी। ये पूछा जाता है आपसे कि महाजनपदों का उदय कब हुआ, तो 500 BC के आसपास, यानी आज से लगभग 2500 साल पहले। जिन लोगों को ये BC कर रहे हैं समझ में नहीं आता होगा, वो कमेंट बॉक्स में करेंगे, पुनः इसे मैं एक बार विस्तृत रूप से समझा दूंगा। ऐसे मैंने पहली क्लास में AD और BC के विषय में विस्तृत समझाया है। आप क्लास 6 अध्याय 1 देखेंगे तो ये बातें समझ में आ जाएगी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई। अब देखिए, महाजनपदों की अब राजधानियां कई थीं, ठीक है। हेडक्वार्टर जो होते थे उसे अब किलाबंद किया गया। किलेबंद करने का मतलब कि अब उसकी सुरक्षा की काफ़ी ज़रूरत पड़ने लगी, यानी चरदीवारी से उसे बंद कर दिया जाता, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की चरदीवारियाँ बना दी जाती। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंचे और प्रभावशाली दीवारें खड़ी कर अपनी समृद्धि का भी प्रदर्शन करते होंगे, ये भी हो सकता है। अब देखें, और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। अब राजा बड़ी बड़ी दीवारें बनाता होगा, चरदीवारियाँ बना देता होगा। उसकी चरदीवारी को ही देखकर जनता भयभीत होती होगी कि पता नहीं कितना ताकतवर व्यक्ति इसके अंतर्गत रहता है। दूसरे आक्रमणकारी शासक भी उसके इस भव्य प्रदर्शन से घबरा जाते होंगे। यह एक शक्ति प्रदर्शन भी होता था, चरदीवारियों का निर्माण। अब देखेंगे कि अंदर रहने वाले लोग क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता होगा। अब समझें कि पूरे अगर महाजनपद को वह किलेबंद करा रहा है या एक विशाल बड़े से नगर को किलेबंद करा रहा है, तो उसमें कितनी ईंटें लगती होगी, श्रमिक लगते होंगे, पत्थर लगते होंगे, चिनाई करने के लिए उसमें जो तकनीकी सहयोग चाहिए, इंजीनियर होते होंगे, तब इसका निर्माण होता होगा। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों इसके लिए अथक परिश्रम करते होंगे, तब इसका निर्माण होता होगा। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। अब क्या है कि इस काल में, महाजनपद काल में, राजा जो है सैनिक रखना शुरू कर दिया था। अपने सैनिकों को नियमित वेतन देता था। कुछ भुगतान संभव था आहत सिक्के। अब देखें, अभी तक आपने अध्याय 4 तक जो पढ़ा, किसी सिक्के की बात नहीं सुनी थी। अस्थाई सेना रखने की शुरुआत किसी शासक के विषय में नहीं पढ़ी थी। प्रारंभिक काल में जब हम पढ़ रहे थे ऋग्वैदिक काल, उसमें देखा कि जरूरत पड़ने पर लोग सेना निर्माण हो जाती, युद्ध में लोग जाते और युद्ध खत्म होने के बाद पुनः यह सेना भंग हो जाती। लेकिन महाजनपद काल जब आ गया, आज से लगभग 25 साल पहले 500 BC के कालों में शासक अपनी सेना अस्थाई रखने लगा। इन अस्थाई सेना को वेतन देता था और यह वेतन कैश में देता है। अब यह कैश जब देगा तो सिक्के की जरूरत होगी, तो इस सिक्के को क्या कहते हैं? आहत सिक्का। यदि यह भारत का पहला सिक्का है, आहत सिक्का, इस सिक्के की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पहले हुई है? आज से 2500 साल पहले। कब? महाजनपदों के काल में हुई। सिक्का पहली बार भारतीय इतिहास में कब दिखाई दिया? महाजनपद काल में। महाजनपद काल आज से कितना वर्ष पूर्व था? 2500 वर्ष पूर्व था। क्लियर समझ में आया? ये आहत सिक्के के रूप में होते थे। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। अब आहत सिक्का ये भारतीय इतिहास का प्राचीनतम और प्रथम सिक्का है। इसके विषय में हम कहाँ पढ़ेंगे? विस्तार से पढ़ेंगे अध्याय 8 में। क्लियर हुआ? अब देखें कि यहाँ पे थोड़ा सा इस मानचित्र को समझें, आसानी से
और बिल्कुल ध्यान देकर समझेंगे। कई सारी नदियों के विषय में भी मैं इसमें आपको समझाऊंगा। अब देखें कि पहले ये मैप आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब पुनः मैं इसको थोड़ा बड़ा करूंगा और कुछ पार्टिकुलर क्षेत्रों को दिखाते हुए और समझाते हुए चलूँगा। तो देखेंगे यहाँ अब थोड़ा बड़ा किया। अभी हम इस क्षेत्र के विषय में कुछ समझेंगे। जैसे देखें कि ये भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र, आप जानते हैं मैप में इसे उत्तर कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को दक्षिण कहते हैं, और ये हिस्सा पश्चिम है और ये पूरब हिस्सा है। क्लियर हुआ। अब देखें ये भारत के उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में अन्य देश जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये भी भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप की इन नदियों के विषय में पढ़ेंगे। ये देखें ये नदी है, ये सिंधु नदी, ये नदी है सिंधु नदी। ठीक है। और इस नदी का, सिंधु नदी का जो है उद्गम है, ये भारत में नहीं है। ठीक है, ये भारत से बाहर बहती हैं। सिंधु नदी का उद्गम भारत में नहीं है, ये भारत की बाहर से आती हैं, मानसरोवर झील से निकलती है। क्लियर हुआ कि सिंधु नदी भारत के मानसरोवर झील से निकलती है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे कि कुछ नदियां हैं जिसके विषय में देखेंगे कि ये नदियां कहाँ से निकलती हैं और इन नदियों के किनारे कौन से महत्वपूर्ण महाजनपद हुआ करते थे। अब देखें ये नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत से नहीं, भारत के बाहर से निकलती है और यह भारत में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर में बहते हुए पुनः यह जो है पाकिस्तान में चली जाती है। ज़्यादातर इसका बहाव क्षेत्र पाकिस्तान में है। ये है सिंधु नदी, आप देख रहे हैं ये सिंधु नदी है। और ये शहर एक है तक्षशिला। इससे भी प्रश्न पूछता है कि तक्षशिला किन दो नदियों के बीच है। तो देख लें ये तक्षशिला प्लेस है और ये तक्षशिला ये आज कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है। और किन दो नदियों के बीच है, तो यह झेलम और सिंधु नदी के बीच है। ये नदी है झेलम और ये नदी है सिंधु। ये बिंदु वाला जो प्रदेश देख रहे हैं ये वाला यहाँ पे ये है तक्षशिला का प्रदेश। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि तक्षशिला कहाँ, तो पाकिस्तान में है। आप जानते हैं कि तक्षशिला जो है गंधार, ये गंधार महाजनपद है और गंधार महाजनपद की राजधानी उस समय तक्षशिला हुआ करती थी। तो आपसे प्रश्न होगा तक्षशिला कहाँ, तो यह पाकिस्तान में है। किन दो नदियों के बीच है, तो यह झेलम और सिंधु नदी के बीच है। आप समझ गए कि सिंधु कहाँ से निकलती है, तो सिंधु यहाँ पे तिब्बत में मानसरोवर झील है और इसी मानसरोवर झील के पास उत्तरी हिस्से से निकलती है। पश्चिमी उत्तरी हिस्से से सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी जिस पार्टिकुलर स्थान से निकलती है उसका नाम है सानो खयाबाब से यह नदी निकलती है और भारत में प्रवेश करती है। भारत के जम्मू कश्मीर में प्रवेश करके कुछ दूरी तक जम्मू कश्मीर में बहती है और यह पुनः पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान में प्रवेश करके यह पुनः यह अरब सागर में गिर जाती है। क्लियर हुआ सिंधु के विषय में। सिंधु की लंबाई जो है लगभग कितनी है, 2880 किलोमीटर ये लंबी है और भारत में लगभग 1114 किलोमीटर यह बहती है। बाकी पूरा इसका जो इसकी लंबाई है ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में बहती है। मात्र 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई भारत में है। कुल लंबाई इसकी कितनी है, तो 2880। इसके बाद से इसकी एक सहायक नदी है झेलम। यह जम्मू कश्मीर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ये है झेलम नदी। ये सिंधु नदी हो गई और ये है झेलम नदी। तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर में कहाँ से निकलती, तो यह बैरी नाग झील के पास एक झील है शेषनाग झील से निकलती है। झेलम कहाँ से निकलती है, कि बैरी नाग झील के पास ये है झेलम, शेषनाग से निकलती है। और ये नदी जो चिनाब है, इसी नदी में आकर यह यहाँ मिल गई। क्लियर हुआ कि
यह कहाँ मिल गई? चिनाब से आकर मिल जाती है। तो आपने सिंधु को समझा। इसके बाद से आपने देखा कि सिंधु के बाद जो है यह झेलम नदी है। झेलम जो है चिनाब में मिल जाती है। अब देखिए चिनाब के विषय में समझें। चिनाब नदी जो है दो नदियों से मिलकर बनती है। दो नदियां हैं इसकी चिनाब की। एक ये बड़ा लाचा दर्रा है। कौन सा दर्रा है? बड़ा लाचला दर्रा है। और इस बड़े लाचले दर्रे के दोनों हिस्से से, कहाँ से? बड़ा लाचले दर्रे के, ये बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। इसके उत्तरी और दक्षिणी हिस्से से, उत्तरी हिस्से से एक नदी निकलती है जिस नदी को क्या कहते हैं? चंद्रा और भागा। ये चंद्रा और भागा, इन दोनों नदियों के मिलकर ये चिनाब नदी बनती है। और चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है। इसके बाद से देखेंगे चिनाब के बाद एक नदी और है जिसका नाम हम कहते हैं ब्यास नदी। ठीक है। और ये ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती? ब्यास कुंड से। यह ब्यास कुंड कहाँ पे है? तो यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप, ठीक है, हरिके नामक स्थान पर है। ब्यास, ये है ब्यास नदी। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप, ठीक है, हरिकेन नामक स्थान से, हरिके नामक स्थान से यह नदी निकलती है। सॉरी, ये नदी जो है, सॉरी, या ब्यास को फिर से समझे कि ब्यास नदी जो कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से ब्यास कुंड से निकलती है। और कपूरथला, पंजाब के कपूरथला में हरिके नामक स्थान पर यह किससे मिल जाती है? सतलज से मिल जाती है। तो ब्यास किसकी सहायक नदी है? सतलज की। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में जो है रोहतांग दर्रे के समीप जो है एक कुंड है जिसका नाम है ब्यास कुंड, उसी से निकलती है। और पंजाब के हरिके नामक स्थान पर कपूरथला के समीप यह सतलज नदी में मिल जाती है। अब देखें सतलज नदी जो है इसका उद्गम स्थान भी मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से से यह निकलती है और भारत में यह सिपकिल्ले दर्रे, हिमाचल प्रदेश में सिपकिल्ला दर्रा से प्रवेश करती है और पुनः यह पाकिस्तान में किस नदी से मिल जाती है? सतलज किससे मिलती है? तो सतलज पहले भारत में ब्यास नदी से मिलती है और ब्यास की एक धार आगे चलकर यह सिंधु नदी से सतलज मिल जाती है। क्लियर हुआ? तो सिंधु की ये सहायक नदियाँ थीं। आपने देखा तक्षशिला महाजनपद इस एरिया में है और तक्षशिला दो नदियों के बीच है। किस नदियाँ हैं ये? सिंधु नदी और झेलम नदियों के बीच तक्षशिला शहर स्थित है। क्लियर हुआ? बिल्कुल ध्यान देंगे। आगे ये चिनाब है लेकिन तक्षशिला कहाँ है? ये स्थान पे है और यह झेल और चिनाब के बीच है। समझ में आ गया होगा, ये आ गई होंगी ये बातें। आगे चलते हैं कि एक महाजनपद हुआ करता था जिसे हम कौन सा महाजनपद कहते हैं? तो कुरु महाजनपद। कौन सा? कुरु महाजनपद। और कुरु महाजनपद की राजधानी हस्तिनापुर थी। यह हस्तिनापुर शहर गंगा और यमुना दोआब क्षेत्र में पड़ता था। कुरु महाजनपद की राजधानी हस्तिनापुर और हस्तिनापुर गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में पड़ता था। क्लियर हुआ? और गंगा कहाँ से निकलती है? ये है गंगा नदी। ये आपने देखा, ये गंगा नदी यहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये उत्तराखंड के, ठीक है, गंगोत्री से, गंगोत्री के उत्तराखंड गंगोत्री हिमनद के गोमुख झील से निकलती है। क्लियर हुआ? गंगा कहाँ से निकलती है ये आप समझ गए। गंगा गंगोत्री के पास गोमुख झील से निकलती है उत्तराखंड से। आगे चलेंगे। यमुना नदी है। यमुना और गंगा के बीच में हस्तिनापुर है। तो यमुना कहाँ से निकलती? तो यमुना यमुनोत्री के बंदरपुर से निकलती है। ये भी कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड से निकलती है। आगे चलेंगे कि एक महाजनपद है अवंती महाजनपद। देखिए ये है अवंती महाजनपद। ये मध्य प्रदेश में है और इसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी, जो उज्जैन महाकालेश्वर की नगरी कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल का ज्योतिर्लिंग महाकाल
नामक शिव जी का ज्योतिर्लिंग जो है यही उज्जैन में है। और उज्जैन किस नदी पर है? क्षिप्रा नदी पर। यहाँ नर्मदा न देखेंगे, यह क्षिप्रा नदी पर है। क्षिप्रा नदी उज्जैन में बहती है। क्लियर हुआ? अब ये देखा आपने चंबा नदी है, ये जो है नर्मदा हैं, ये ताप्ती हैं। नर्मदा के विषय में आप जानते हैं, यह अमरकंटक से निकलती है। ताप्ती छत्तीसगढ़ बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। और ये महानदी है, ये भी अमरकंटक से निकलती है, जो कि उड़ीसा में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। और ये सोन नदी है, जो अमरकंटक से निकलकर उत्तर की तरफ चली जाती। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर पश्चिम चली जाती है। और महानदी अमरकंटक से निकलकर जो है दक्षिण पूरब चली जाती है। क्लियर हुआ? ये है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? नासिक त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये है कृष्णा नदी। कृष्णा कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? ये आपने सोचा, आपके लिए एक प्रश्न मैंने दे रखा। कृष्णा कहाँ? महाबलेश्वर से निकलती है। यह भी पश्चिमी घाट से निकल रही है, महाबलेश्वर से। उसके बाद से यह है कावेरी नदी। और कावेरी कर्नाटक के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो कुछ नदियों का उद्गम भी समझा आपने। अब देखें, यह है मगध महाजनपद, जो गंगा के दक्षिणी हिस्से में है और इसकी राजधानी राजगृह थी। क्लियर हुआ? यह है वज्जीव महाजनपद और इसकी राजधानी वैशाली थी। अंग महाजनपद ये बिहार में है और बिहार के चंपा जिले, बिहार के भागलपुर में ये महाजनपद था, जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। तो इस मैप में पूरे महाजनपदों का तो लिस्ट नहीं है, कुछ महाजनपदों के नाम हैं जिसे आपने देख लिया। और ये भी देखा कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और किस नदी के तट पर ये महाजनपद बसे हुए हैं। अब आगे चलते हैं। ये आपने देखा कि महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे। दो अंतर बताओ। आपने देखा कि ऋग्वैदिक काल में और महाजनपदों के राजाओं में क्या अंतर है। तो महाजनपद के राजा जो है बड़े बड़े यज्ञों के माध्यम से स्थापित होते हैं, लेकिन जो ऋग्वैदिक काल के जो राजा थे वो चुने जाते थे, जन द्वारा चुने जाते थे। क्लियर हुआ? दूसरा आपने देखा कि ऋग्वैदिक कालीन जो राजा था वह सेना नहीं रखता था। युद्ध के समय सभी जन, प्रत्येक जन के एक एक सदस्य जो उस समाज के योद्धा होते थे वह युद्ध में शामिल हो जाते। युद्ध खत्म होने के बाद पुनः ये सैनिक अपने घर चले जाते। लेकिन उत्तर वैदिक महाजनपद काल का जो शासक था यह एक विशाल सेना रखने लगता है और सेना को नियमित वेतन देता है। दो अंतर तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखेंगे कि कर व्यवस्था। आपने अभी तक कर व्यवस्था नहीं पढ़ा था। ये आपने देखा था कि ऋग्वैदिक काल में, यानी आज से 3500 वर्ष पूर्व कोई कर व्यवस्था नहीं थी। फिर हम लोगों ने आज से 3000 वर्ष पहले की व्यवस्था देखी, कोई कर व्यवस्था, राजा कर नहीं लेता था। लेकिन महाजनपद काल में, यानी आज से 2500 वर्ष पूर्व 500 BC में राजा अब जनता से कर लेता है। अब इस कर के विषय में किस तरह से कर लेता है, क्या उसका हिस्सा होता है, कितना % लेता है, ये बातें हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, कर व्यवस्था किस काल की? महाजनपद काल की। महाजनपद के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। जान गए हैं, ये राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलता था। जैसे प्रारंभिक दौर में उत्तर वैदिक काल में शासक जनता से कुछ उपहार लेता था अपनी आवश्यकता के अनुसार, लेकिन अब महाजनपद का राजा उपहार लेने से संतुष्ट नहीं है। ऋग्वैदिक काल का राजा युद्ध में जो लूट में जो धन प्राप्त होता था उसमें कुछ अपना हिस्सा लेता था। उत्तर वैदिक काल यानी 2500 BC के आसपास, 3000 ईस्वी के आसपास जो राजा हुए वो क्या लेते थे? कुछ उपहार लेते थे जनता से। लेकिन जो 2500 साल वर्ष पूर्व जिस राजा का उदय हुआ महाजनपद काल में, यह जनता से एक कर लेता है। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। ज़्यादातर कर कहाँ से प्राप्त होते थे? फसलों से। प्रायः उपज का 1/6 कितना लिया जाता था? याद रखेंगे कि महाजनपद काल में राजा टैक्स कितना लेता था? तो उपज का 1/6।
निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहते थे। अब यह इस टैक्स को क्या कहते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि भाग क्या है, तो भाग कर है। या कहेगा कि महाजनपद काल में कर को क्या कहते थे, तो भाग कहते थे। कर ये कितना परसेंट उपज का कितना लिया जाता था, तो 1/6। महाजनपद काल में कर, नियमित कर लेने की शुरुआत शासक ने किस काल में की, तो महाजनपद काल में। आज से कितना वर्ष पूर्व, तो आज से लगभग 2500 साल पूर्व शासक ने कर लेना शुरू किया। क्लियर हुआ? कर को भाग कहते हैं। अब देखिए, ये किसानों से, क्योंकि आय का सबसे बड़ा स्रोत फसल ही थे, किसान ही थे। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कुछ कारीगर शिल्पकार थे, उन पर भी टैक्स लगता था। ये शिल्पकार कुछ श्रम करके राजा को ये टैक्स चुका देते थे। जैसे बुनकर, लोहार, सुनार राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करते थे। जैसे बुनकर वस्त्र सिल बुनते थे, लोहार कुछ निर्माण करते थे, रथों का निर्माण, सुनार भी राजा के लिए मंथ में 1 दिन काम करते थे। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जो पशुपालक थे समाज के, ये या तो अपने कुछ जानवर देते राजा को आवश्यकता के अनुसार, या उनके कुछ उत्पाद दूध, घी, दही आदि देकर राजा को कर के रूप में भेजते थे। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। अब देखें कि व्यापारियों से भी टैक्स लिया जाता था। यदि व्यापारी कोई सामान खरीदता था तो उससे टैक्स लिया जाता, बेचता तो उसके से टैक्स लिया। कितना लिया जाता ये स्पष्ट नहीं था। आखेटकों द्वारा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। जैसे कुछ आखेटक शिकारी थे, जंगल में रहने वाले लोग थे, ये कुछ जंगल से प्राप्त वस्तुएं जो विशिष्ट थी, काफ़ी सुंदर होती थी या काफ़ी उपयोगी होती थी राजा के लिए, इसे राजा को उपहार में देते थे। तो आपने देखा कि कर व्यवस्था कैसी थी। राजा कितना उपज का 1/6 लेता है। ज़्यादातर राजा को आय कृषि फसलों से होती है। कर को भाग कहते हैं। अब देखें कृषि में परिवर्तन क्या हुआ। जैसे इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अभी तक जो फाल बनते थे हल के, लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व या 3500 वर्ष पूर्व जो हमने देखा, लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन उत्तर महाजनपद काल में आज से 2500 साल पूर्व लोहे का आविष्कार हो गया। 500 BC में लोहे का आविष्कार हुआ। महाजनपद काल में लोहे का, अगर आपसे पूछे लोहे का आविष्कार कब हुआ, तो आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, यानी 500 BC के आसपास लोहे, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का आविष्कार हुआ। लोग लोहे से परिचित हुए, यानी उत्तर वैदिक काल में, महाजनपद काल में लोग लोहे से परिचित हुए। लोहे से जब परिचित हो गए तो लोहे के हल फाल बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया। अब देखिए, धान पहले बीज ऐसे डाल देते थे, पौधा धान का पहले बीज नहीं डालकर, पौधा ना निकालकर पौधे का रोपण नहीं करते, पहले ऐसे ही बीज छींट देते और उसको दोबारा वहाँ से निकालकर दूसरे जगह नहीं लग। लेकिन धीरे धीरे अब धान के पौधे के रोपने से लोग परिचित होते, अर्थात खेतों की बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दासियाँ, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, कमकार आदि लोग करते थे। आपने देखा कि कृषि की शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप में कब से हुई? लगभग 7000 वर्ष पूर्व हुई। यह कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है कि यहाँ के लोग कृषि करना शुरू कर दिए? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ के हमें यह साक्ष्य प्राप्त होता है कि मेहरगढ़ के लोगों ने आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व शायद यहाँ कृषि करनी शुरू की होगी, जौ और गेहूं की फसलें उगानी शुरू की होगी। अब आए आगे देखते हैं।
अब कुछ सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं हम मगध का। मानचित्र पृष्ठ संख्या 49 में मगध ढूंढो। मैंने मगध आपको दिखाया था, ये गंगा के दक्षिणी हिस्से में बसा था। तो मगध ढूंढो। मगध 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। आपने देखा दक्षिण पश्चिम में जो है मगध था, और जो है सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है, यह जो है मगध में पाटलिपुत्र के पास जाकर गंगा से मिल जाती थी। यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थी। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। बात समझ में आया? अब देखें कि 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। कब? आज से 2300 साल पूर्व। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ, हाथियों की बहुत विशाल सेना है। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम क्या अंतर पाते हो? अब देखें, इस प्रश्न को भी हम सॉल्व करेंगे कि हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल में जो सैनिक होते थे उसके पास जो अस्त्र शस्त्र होते थे इस तरह से नहीं होते थे। लोहे के अस्त्र शस्त्र भी प्रयोग करना ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ था। साथ ही साथ सेना अस्थायी नहीं होती थी। सेनाओं के लिए नियमित वेतन नहीं होते थे। सेनाओं में हाथियों का प्रयोग नहीं किया जाता था। और अब देखते हैं कि महाजनपद काल में सेनाओं के पास लोहे के अस्त्र हो गए, हाथियों का प्रयोग किया जाने लगा, सेनाएं नियमित होने लगी। महाजनपद काल में सेनाओं को नियमित वेतन दिया जाता था। तो हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल और महाजनपद काल के सैनिकों में कुछ इस तरह के महत्वपूर्ण अंतर थे। अब देखें वज्जी। अब यहाँ समझें गण। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। संघ अर्थात संगठन या संघ। अब वज्जी, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था। उसकी राजधानी वैशाली बिहार थी और एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे हम गण या संघ कहते थे। अब देखें कि गंगा नदी के दक्षिणी हिस्से में मगध महाजनपद हुआ करता था और गंगा नदी के उत्तरी हिस्से में जो है वज्जी महाजनपद हुआ करता था। मगध महाजनपद में राज्य तंत्रात्मक व्यवस्था थी। यहाँ राजा जो है बड़े बड़े यज्ञों के माध्यम से अपने को स्थापित करता और शासक बन जाता था। लेकिन जो गंगा के उत्तरी हिस्से में जो वैशाली का क्षेत्र है, जिसे वज्जी महाजनपद का क्षेत्र कहते थे, यहाँ एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी संघात्मक व्यवस्था थी। अब ये समझें कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या है। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और कैसे करना है, किस तरह से करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चा करते थे। स्त्रियां, दास, कमकार तथा
सभाओं में हिस्सा नहीं नहीं ले सकते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में, ये जो सभा करते थे इसमें स्त्री, दास, कमकार नहीं भाग लेते थे। बुद्ध तथा महावीर जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, अब 5 में तो हमने ये सारी पढ़ी, 6 क्लास में हम 6 क्लास की 6 अध्याय में हम बुद्ध और महावीर के विषय में पढ़ेंगे। दोनों ही गण या संघ से संबंधित है। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत विस्तार से वर्णन है। अब यहाँ थोड़ा सा समझते हैं कि जो ये वज्जी संघ था, ये किस तरह की यहाँ व्यवस्था थी, क्या इसकी विशेषताएं थी, इसको समझे। वज्जी संघ का यह वर्णन दिघ निकाय से मिलता है, जो अभी हम ये चर्चा करेंगे। ये एक पुस्तक है बौद्ध धर्म की जिसका नाम दिघ निकाय है। इसमें वज्जी संघ के विषय में चर्चा है। दिघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई, अब देखें, याद रखें इतिहास से, इस टॉपिक से, कि कई सारे एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं कि दिघ निकाय किस धर्म से संबंधित है, तो किस धर्म की पुस्तक है, तो यह बौद्ध धर्म की पुस्तक है। क्लियर हुआ। अब इस दिघ निकाय के माध्यम से हम बुद्ध के जिसे बुद्ध के कई व्याख्यान किए गए हैं, इसके करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। आज से लगभग, यह दिघ निकाय आज से लगभग 2300 साल पहले लिखा गया था। इसमें बुद्ध के दिए हुए कई सारे आख्यान हैं और यह बौद्ध धर्म की पुस्तक है। इस पुस्तक में हमें वज्जी संघ के विषय में जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? अजातशत्रु या अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार, याद रखें बहुत सारे एग्जाम में पूछता है अजातशत्रु के मंत्री का नाम क्या था? वस्कार था। अब आप सोचते हैं कि ये इस मंत्री का नाम क्यों पूछ दिया हमसे, हम क्या, अरे क्लास 6 में आपको ये वस्कार समझा रखा है, तो आपको तो बड़े एग्जाम पूछेंगे ही। यदि उसने अपना स्टैंडर्ड क्लास 10th रखा है तो क्लास 6 की बात आपसे पूछे कि नहीं। आपने यदि विस्तृत रूप से और ध्यान से इस पुस्तक को पढ़ें, आपके सभी एग्जामों के लिए ये पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह आपके ज्ञान का एक आधार स्तंभ है। इसके बिना आपकी सफलता असंभव है। देखें अब तो अजातशत्रु के जो मंत्री हैं, इसका नाम वास्कार था। वास्कार को युद्ध के पास सलाह के लिए भेजा, यास्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजता है। कौन? अजातशत्रु। बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं? बुद्ध क्या पूछते हैं वस्कार से कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? कहा कि वज्जी सभाएं जो हैं नियमित होती हैं, उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक ये पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। ये वस्कराज पूछता है कि हम अजातशत्रु ने भेजा कि जाकर बुद्ध से पूछो कि ये कब तक शक्तिशाली रहेंगे, ये वज्जी महाजनपद कब तक अस्तित्व में रहेगा। तो उस बुद्ध ने इन सारी बातों का जिक्र किया। ये सारी बातें कहाँ से ली गई है? तो दिघ निकाय से ली गई है। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्य का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबियों संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताएं। ये काम आपका है, आप मुझे बताएंगे कि वज्जी संघ कैसे अन्य से भिन्न था। अब यहाँ देखें, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर ली। ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे कि गण और संघ को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो गुप्त शासकों का। क्लियर। ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था लगभग 1500 साल, आज से 1500 सालों तक चली, लेकिन आज से 1500 साल पहले तक गणतंत्रात्मक व्यवस्था भारतीय उपमहाद्वीप में थी, लेकिन गुप्त शासकों ने इस गण और संघ व्यवस्था को खत्म कर दिया।
अब देखिए कुछ अन्य बातें देखें। आपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। क्या करना है आपको बच्चों कि आप लोगों को एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढना है। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहती हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इनमें 30 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। ये एथेंस की बातें हम देख रहे हैं। एथेंस में जो है आज से लगभग 25 साल पहले एथेंस में प्रजातंत्रीय या गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। यहाँ यह व्यवस्था लगभग 200 वर्षों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के सभी पुरुष और जो सभी पुरुष को पूर्ण नागरिकता का प्राप्त था। इसमें दास और दासियों को भाग नहीं लेने का अधिकार था, गुलामों को भाग लेने का अधिकार नहीं था। ये जो सभा थी महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। अब देखेंगे इस सभा के सभी नागरिक भाग ले सकते थे। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। याद रखेंगे सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिला था। कहाँ एथेंस की बातें करें। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। अब इस एथेंस को मानचित्र में देखेंगे कहाँ पे है। और ये एथेंस में आज से लगभग 2500 वर्ष पहले कैसी व्यवस्था थी। प्रजातंत्रात्मक गणतंत्रात्मक व्यवस्था में किस किस को वोटिंग राइट था, किसको नहीं था, वोटिंग का अधिकार कितने वर्ष के व्यक्ति को दिया गया था, ये सारी बातें आप पढ़ें। अब देखेंगे आओ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसे हम कर लेते हैं। अश्वमेध के घोड़ों को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। बात समझ गए कि जो भी सही गलत पहचाने। ये सत्य है कि जो अपने राज्य से घोड़े को जाने देता उसे राजा, अश्वमेध करता शासक उसे अपने इस यज्ञ में आमंत्रित करता था। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करते थे। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का ऐसा कोई बात नहीं था। ये पुरोहित जो हैं पवित्र जल का छिड़काव करते हैं। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। बिल्कुल, पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। कुछ चित्रित धूसर पात्रों में अनाज नहीं, ज़्यादातर यह उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था जो वीआईपी होते थे। उन्हें इसी बर्तनों में शायद खाना दिया जाता होगा, पानी पिलाया जाता होगा। इसके लिए ज़्यादातर इन चित्रित धूसर पात्रों का प्रयोग किया जाता होगा। महाजनपदों में बहुत से नगर किले बंद थे। ये भी सत्य है, किले बंद थे। अब ये महाजनपद है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। आगे हम देखते हैं कि कुछ तिथियां महत्वपूर्ण हैं, इस पर प्रकाश डालेंगे। जैसे नए शासक लगभग 3000 साल पहले बने। नए शासक के कब बने? लगभग आज से 3000 वर्ष पहले नए शासक बने। महाजनपद लगभग 3000 साल पहले हुआ। सिकंदर का आक्रमण भारत पर लगभग 2300 साल पहले हुआ। गण और संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले हो गया। किसके काल में? तो गुप्तों के काल में। ये बातें आप समझ गए हैं। आगे देखेंगे। अब इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि महाजनपद के राजाओं ने
किले क्यों बनाए? आप जानते हैं कि अपने जो है वैभव का प्रदर्शन करने के लिए, अपने शक्ति का प्रदर्शन करने करे कि ये और अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए, बाह्य आक्रमण से, दूसरे शासकों द्वारा आक्रमण से सुरक्षित करने के लिए इस किलाओं का निर्माण किया गया। क्लियर हुआ? आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस तरह से भिन्न थी, ये आप बताएंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अब यह क्लास पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में हम अध्याय जो है क्लास 6 का अध्याय जो पढ़ेंगे वो अध्याय होगा कौन सा? 6। दैट्स ऑल। थैंक यू। धन्यवाद।